Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video, we should study about a very interesting topic, that is gravitation. So basically, we will try to complete the whole chapter in this particular lecture. So let's get started. So before starting the lecture, so हम लोग ये जो gravitation chapter है उसको 3 पार्ट में कवर करेंगे, मीन्स 3 पार्ट वाइज इसी लेक्चर में कवर करेंगे. So पहला पार्ट में हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट करेंगे. एंड सेकेंड पार्ट में वी विल ट्राई टू कंप्लीट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके. एंड थर्ड पार्ट में वी विल ट्राई टू लुक आफ्टर फ्री फॉल एंड इक्वेशन अंडर मोशन ऑफ ग्रेविटी. मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग थर्ड पार्ट में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर फर्स्ट पार्ट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी. सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली न्यूटन के द्वारा, जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हैं, न्यूटन के द्वारा दिया गया था. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय न्यूटन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स फोर्थ लॉ. बेसिकली इसको हम लोग न्यूटन्स फोर्थ लॉ भी कहते हैं. तो बेसिकली ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है ये समझते हैं. तो पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट, क्या स्टेट कहता है, ये क्या कहता है? स्टेट्स दैट every particle in this universe, every particle in this universe attracts each other. क्या करता है? attracts each other. Attracts each other. So universal law of gravitation states that every particle in this universe attracts each other with a force of attraction with a force of attraction which is directly proportional तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? सो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब कहते हैं जब एक के इंक्रीज़ करने से बी भी क्या करे? इंक्रीज़ करे. देन वी से दैट ए एंड बी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हुआ? ए एंड बी आर सेड टू बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इफ़ अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, इफ़ ए घटेगा तो बी क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा. तो यही हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. सो ये क्या कहता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स attract each other with a force of attraction which is directly proportional to the product of masses of two bodies and inversely related to the distance between them, between them. Okay,
सो बेसिकली ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग, एक और जनरल क्वेश्चन माइंड में राइज हो रहा होगा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, या सीधा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों नहीं कहते हैं, यूनिवर्सल क्यों कहते हैं। तो इसको हम लोग यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल है इस पूरे यूनिवर्स में। वो प्लूटो, सैटर्न या कोई भी प्लैनेट ले लो, या कोई भी इस यूनिवर्स का पार्ट में क्या है, ये एप्लीकेबल है, इसीलिए हम लोग इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कितना ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा, वो क्या कह रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू बॉडीज़। दो बॉडी का जो प्रोडक्ट है मास का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के। मतलब अगर प्रोडक्ट इंक्रीज़ करेगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, एंड इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। और वो क्या करेगा, इनवर्सली रिलेटेड है, किसके इनवर्सली रिलेटेड है, क्या, डिस्टेंस बिटवीन देम। दो पार्टिकल के बीच में कितना डिस्टेंस है उससे इनवर्सली रिलेटेड है। सो लेट्स, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहना चाह रहा है, एक बॉडी रहा ये, दिस इज सपोज m1 एंड दिस इज सपोज m2, ओके। एंड तो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये एक फोर्स लगाएगा एंड ये एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या करेगा, लगाएगा। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये दोनों लगा रहा है। सो बेसिकली ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2। ये जो प्रोडक्ट है m1 m2, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मास ज़्यादा हुआ, अगर ये दोनों जो है मास अगर ज़्यादा हुआ तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी ज़्यादा लगेगा, ओके। सो हम और तुम, मास कम है दोनों का, इसीलिए हम और तुम दोनों के बीच में क्या है, ग्रेविटेशन कम होगा। पर अर्थ एंड मून जिसका मास ज़्यादा है, तो उन दोनों के बीच का ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा, ये कहना चाह रहा है। और सेकेंडली क्या कह रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो बेसिकली डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, सो इन दोनों के बीच में ये जो r डिस्टेंस है, लेट्स सपोज ये r, बेसिकली डिस्टेंस जो है वो मेज़र किया जाता है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। यहाँ से डिस्टेंस मेज़र नहीं किया जाता है, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, कहाँ से किया जाता है, सेंटर, दोनों बॉडी का सेंटर जो है वहाँ से डिस्टेंस क्या किया जाता है, लिया जाता है। सो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, इसको और दूर रख देंगे, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है, जो दोनों एक म्यूचुअल फोर्स लगा रहे हैं ग्रेविटेशन का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी लॉ को क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जनरली क्या कहा जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कह रहा है कि यही कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, अगर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। और ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को भी मेज़र करता है। बेसिकली अगर ये रहा Q1 और ये Q2, ये दो चार्ज हैं, ये क्या है, दो चार्ज हैं, तो है ना, प्लस प्लस रिपेल करेंगे, तो कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो रिपेल करेंगे, वो बेसिकली दिया जाता है कूलम्स लॉ के द्वारा, Q1 Q2 बाय, तो बेसिकली ये कूलम्स लॉ के दिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये हो गया फोर्स, उन दोनों के बीच में कितना फोर्स है। सो यहाँ पे ये जो फोर्स है ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके है, इन्वर्सली रिलेटेड है, ओके। सो यही था इन्वर्स स्क्वायर लॉ, और यही था क्या हमारा
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इतना बताना चाहे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड आफ्टर कंबाइनिंग दीज टू, ये दोनों को कंबाइन करने के बाद, आफ्टर कंबाइनिंग हमको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला, वरना ये भी कह सकते हैं मैथमेटिकली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज directly proportional with product of masses m1 m2 and inversely related with the square of distance between them। और ये बात हमेशा याद रखना कि ये अभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वल्स टू में बदलता है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वल्स टू में बदलता है, एक कांस्टेंट आता है। क्या लगता है? एक कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पे जब हम इसको इक्वल टू में किए, when this is changing into equal, then a constant, universal constant g, एक कांस्टेंट आया। क्या आया? एक कांस्टेंट। नाम क्या है कांस्टेंट का? यूनिवर्सल कांस्टेंट g। भाई अब इसको यूनिवर्सल क्यों कहा? अब इस यूनिवर्सल g को यूनिवर्सल कांस्टेंट इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस कांस्टेंट का वैल्यू यूनिवर्स में कहीं भी ले जाओ चेंज नहीं करता है, इसलिए इसको क्या कहा? यूनिवर्सल कांस्टेंट। एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट g का वैल्यू निकला 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ g। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट g है, अब उसका यूनिट कैसे निकाला जाए। अब हम क्या पढ़ेंगे? डेरिवेशन ऑफ, क्या? डेरिवेशन ऑफ यूनिट ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट g का यूनिट को क्या करेंगे हम लोग? डिराइव करेंगे। क्या करेंगे? वी विल डिराइव द यूनिट ऑफ g। सो हम लोग यूनिवर्सल लॉ जो कि हम पीछे पढ़े हैं उससे क्या सीख पाए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये देखो, अब इसको यूनिट लिख देते हैं। सो g का तो कोई यूनिट नहीं है, मास का यूनिट होता है ऐसा यूनिट kg, एंड m2 इसका भी ऐसा यूनिट हो जाएगा क्या? kg। एंड ये जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। और फोर्स का क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट होता है ऐसा न्यूटन। सो अब हम लोग अब तो ये समझ गए कि यूनिट वाइज हम यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को ऐसे लिख सकते हैं। सो जी, सो ये यहाँ से आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी क्रॉस किलोग्राम होल स्क्वायर। 2 बार है इसलिए ये हो गया। एंड व्हेन जब जी यहाँ अकेला होगा, अप्लाइंग सिंपल लीनियर इक्वेशन, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ g। तो ये क्या हो गया? यूनिट ऑफ g निकल गया। यूनिट ऑफ g न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ g याद रख लेना है। यही एक सिंपल सा डेरिवेशन है इसका। पहले यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को लिख देना है, फिर सबको यूनिट वाइज उसकी यूनिट वाइज लिख देना है, एंड देन वी विल सेपरेट, हम लोग g को अकेला करके जो यूनिट आएगा वही हो जाएगा यूनिट ऑफ g। सो दिस इज सिंपल। सो यूनिट ऑफ g का यूनिट तो निकल गया, पर एक क्वेश्चन माइंड में क्लिक कर रहा है कि g का मैग्नीट्यूड 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये मैग्नीट्यूड g का कहाँ से आया? उसको कौन निकाला होगा? सो बेसिकली ये टॉर्शन मेथड से निकाला गया था। किसके मेथड से? टॉर्शन मेथड, जो कि हेनरी कैवेंडिश के द्वारा क्या किया गया था? निकाला गया था। क्या उसका यूनिट? मैग्नीट्यूड। क्या? मैग्नीट्यूड 6.67 × 10⁻11। सो उसमें क्या किया गया था? इसका एक एनिमेटेड वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा जो कि सिंपल है। ओके, सो
मैग्नीट्यूड ऑफ जी, मैग्नीट्यूड ऑफ जी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ जी। जी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया गया? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये मैग्नीट्यूड जी का कैसे फाइंड किया गया? ओके, और ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, क्या नहीं है? सो बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। वो क्या किए, एक फाइबर ले लिए यहाँ से, एक टी शेप्ड, और यहाँ पे दो बॉब जो हैं बहुत ही स्मॉल स्मॉल, यहाँ पे दो बॉब, ये आइडेंटिकल शेप के हैं। और जब इनके करीब एक लार्जर मास को लाया गया, सेम एक लार्जर मास को जब लाया गया, तब एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा। क्या लगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा, और ये दोनों ऐसे करके टिल्ट कर गए। क्या कर गए? टिल्ट कर गए, कुछ थीटा डिग्री पे टिल्ट कर गए। पता है ना, ऐसे अगर टी रखा हुआ है, यहाँ पे हम एक दो मास को लाएं तो कुछ एंगल थीटा से टिल्ट कर गए, और फिर फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल टॉर्क लगा, एंड फिर टॉर्क थीटा इज इक्वल्स टू डी आर, ऐसे ही करके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हमारा फाइनली जी का वैल्यू निकाला गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, सो अब जी का वैल्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? जी यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? सो अब समझेंगे कि जी का मतलब क्या हुआ। व्हाट इज़ ये डिफाइन कैसे होगा? जी कैन बी, सो जी देखिए, जी कैन बी डिफाइन एज when force of gravitation, g can be defined, नहीं, ये लिख लो, g is equals to, ये g है, g is equals to force of gravitation which acts between two bodies each of 1 kg when separated by 1 मीटर, when separated by कितना मीटर? 1 मीटर। सो बेसिकली ये जी किसके इक्वल है? जब दो बॉडीज़ 1 किलो के 1 kg, और जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर, एंड तब जो इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वही क्या है? g के equals to, then so basically g is equals to the force of gravitation when acts between two bodies, या which acts between two bodies of each 1 kg when separated by 1 meter। so यही है g का मतलब। so अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। so यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ये जो पहला टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ एग्जांपल्स ट्राई करेंगे, बेसिक वाले एग्जांपल भी करेंगे एंड हाई लेवल के भी एग्जांपल्स, जो कि ओलंपियाड लेवल के ही यही टॉपिक का एग्जांपल भी हम लोग क्या करेंगे। सो पहला क्वेश्चन नंबर है हमारा, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द मून। गिवन जी इतना दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ 6.10⁻24 kg and mass of the moon 7.4 into the power 2 kg and distance between them is 3.84 into 10 to the power 8 मीटर। ओके, ये हम लोग को डेटा दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन,
अब भाई अब ग्रेविटेशन कैसे पढ़ेंगे, निकालेंगे? तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वही है। हम लोग को पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू जी m1m2/r²। ओके, हो गया। और सब तो डेटा दिया ही हुआ है, तो जी रख दो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर kg -2। ओके, एंड देन m1 मास ऑफ अर्थ रख दो, मास ऑफ अर्थ बेसिकली 6 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻24, and mass of moon is 7.4 into 10⁻22, and then divide it by distance का square, means 3.84 into 10⁸ मीटर का होल स्क्वायर। ये डिवाइड करके कैलकुलेशन करके जो आंसर आए वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और ऐसा अगर डिवीज़न हार्ड लगे तो 6 पॉइंट ये जो हो गया 6 इंटू 38 या 6, तो इसको अलग कर लेना है, जैसे कि 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 बाई 3.84 होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई। और फिर 10 वाले को जो है वो अलग अलग कर लेना है, 10 वाले को 10⁻24 एंड 10⁻22 अलग करके 10⁻16, एंड देन क्या कर लेना है, रिज़ल्ट आ जाएगा, तब ये थोड़ा इजी हो जाता है। एंड अब हम लोग चढ़ते हैं क्या नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि थोड़ा हाई लेवल का है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2 कि फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टिंग gravitational force find resulting gravitational force when the distance is halved when the distance between two bodies is halved। मतलब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है क्या m1 एंड एक बॉडी है m2, सेकेंड बॉडी, एंड इनके बीच में क्या है, इनके बीच में डिस्टेंस है r, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, r डिस्टेंस है। पर तो यहाँ पे कुछ मान के चलो F ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, लगा रहा है। पर अब हम लोग को ये फाइंड करना है, ये तो रहा m1 एंड ये रहा m2। अब ये फाइंड करके बताओ कि अब रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा जब डिस्टेंस को आधा कर दिया गया। सो लेट इट से कि F डैश हो गया, F डैश एक नया रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अब इसी को क्या करना है, हम लोग को बताना है कितना आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड कर लेते हैं F इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या, इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स। सो सॉल्यूशन, सो F इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स में G m1 m2/r²। तो ये हो गया पहला ग्रेविटेशनल फोर्स जब डिस्टेंस आधा नहीं हुआ था। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। एंड F डैश क्या हो जाएगा, G m1 m2/r², r/हाफ, ये रहा डिस्टेंस का होल स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा ये G m1 m2/r²/4। तो ये जो अभी 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, सो F डैश इज इक्वल्स टू 4G m1 m2/r², 4G m1 m2/r²। लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं, नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1।
अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मीन्स एफ डैश इज डिवाइडेड बाई एफ, क्या हो जाएगा, जी एफ डैश क्या है, एफ डैश वह है 4GM1M2 बाई आर स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, एफ क्या था, GM1M2 बाई आर स्क्वायर। हम लोगों को पता है डिवाइड जब मल्टीप्लाई होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो सिंपली कर देते हैं रेसिप्रोकल आर स्क्वायर अपॉन GM1M2। सो GM1M2 से ये कैंसिल एंड आर स्क्वायर से ये कैंसिल। तो हमारा नया चीज़ क्या हम लोग को पता चला, हम लोग को पता चला कि एफ डैश बाई एफ इज इक्वल्स टू 4 ये पता चला। तो अभी हमको ये रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स निकला क्या, ये एफ डैश निकला नहीं, पर ऑन अप्लाइंग सिंपल लीनियर इक्वेशन ये इधर चला जाएगा, क्रिस क्रॉस क्या इधर चला जाएगा। सो एफ डैश न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स इज 4, मतलब जब डिस्टेंस आधा किए तब ग्रेविटेशनल फोर्स 4 गुना क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। सो रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स इज 4F, रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 4F। तो यही था। सो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर विल बी एंड एंड नाउ come to our second part, that is acceleration. Study about acceleration due to gravity. Acceleration gravity की वजह से क्यों प्रोड्यूस होता है। सो उससे पहले हम एक डिफरेंस समझ लेते हैं, किसमें, ग्रेविटेशन में एंड ग्रेविटी में, क्योंकि इससे पहले हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे और अब हम क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम ही तो है। सो एक बेसिक सा डिफरेंस है। सो ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ऑब्जेक्ट के मास के वजह से जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन दोनों के बीच में होता है, तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। पर ग्रेविटी में कुछ अलग है। ग्रेविटी क्या है, सो ग्रेविटी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक बंदा है यहाँ पे, ये अर्थ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज exerted by the heavenly bodies like earth, moon, saturn, sun on the object. like इस पे ये जो अर्थ है, अर्थ जो है इस पे एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स से खींच रहा है इसको, और ये भी अर्थ को उसी फोर्स से क्या कर रहा है, खींच रहा है। सो यही जो हो रहा है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज exerted by the heavenly body is known as gravity. तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जब एक्सेलरेशन होता है तब क्या होता है, ओके। सो आवर टॉपिक नेम इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन। तो उसका डेफिनेशन क्या होता है, द एक्सेलरेशन produced in a body due to gravity is known as acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो प्लानेट टू प्लानेट, जगह जगह जाने पे क्या करता है, वेरी करता है। जैसे कि अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, पर वही हम जाते हैं किस पे, मून में, तो अर्थ का 1/6 क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे होता है, ओके। सो ये डेफिनेशन है किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी
ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोग देखते हैं डेरिवेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या पढ़ेंगे अब? डेरिवेशन ऑफ एक्सेलरेशन, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। सो लेट्स सपोज कि ये हमारा है अर्थ, ओके, और ये है एक आदमी। ये रहा अर्थ, ये रहा एक आदमी। सो अर्थ कितना ग्रेविटेशन लगाएगा वो हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकालेंगे। अर्थ एग्जर्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना? जी एम, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल एम मास ऑफ दिस मैन। जी एम m1 m2 by r square, distance between का स्क्वायर। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। और अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का काम आता है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इस बॉडी पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, सेम ही बात है। क्या कितना लग रहा है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम लोग इसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल जी से क्या करते हैं हम लोग? डिनोट करते हैं एम जी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों फोर्स सेम ही है, बस निकालने का फॉर्मूला अलग अलग है। सो ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, दोनों इस पर जितना फोर्स लग रहा है ये दोनों क्या है? इक्वल है। सो ऑन इक्वेटिंग बोथ हम लोग को पता है एम जी इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से स्मॉल एम कट गया, और स्मॉल एम के कैंसिल होने का मतलब क्या है पता है? स्मॉल एम के कैंसिल होने का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मासेस पे, बॉडी के मासेस पे। ये स्मॉल एम इस बॉडी का मास है ना, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द हेवनली बॉडीज, मास ऑफ द अर्थ, या फिर जो ग्रेविटेशन लगा रहा है। इसका मतलब है कि अगर इसका मास 2 किलो है और इसका मास 5 किलो है और इस दोनों को छोड़ा जाए तो इस पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ही लगेगा, इस पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ही लगेगा, हम पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ही लगेगा, और हाथी पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ही लगेगा। इसका मतलब ये है। और देयर आफ्टर यहाँ से हमको पता चला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? डिराइव हो गया। तो यही था, इतना ही था एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या? ग्रेविटी। अब कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे और ओके, तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड अब हम लोग और हाँ, एक और चीज़ और बचा हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो लेट्स फाइंड दैट। तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on earth ओके, हो गया। सो लेट्स सपोज एक ये है हमारा अर्थ और एक रहा एक ऑब्जेक्ट। क्या रहा? एक ऑब्जेक्ट। ये रहा अर्थ का मास। तो हम लोग को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, और हमको पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट जी का वैल्यू कितना है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर स्क्वायर इंटू kg -2, या फिर पर किलोग्राम का होल स्क्वायर। ये होता है जी का वैल्यू। एंड मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। एंड ये रेडियस ऑफ अर्थ, सो बेसिकली हम लोग अर्थ का ही रेडियस लेते हैं। क्या है? अर्थ का ही रेडियस लेते हैं। कहेंगे कि फिर ये बॉल का रेडियस क्यों नहीं लिया? ये बॉल का भी तो कुछ रेडियस होगा, आर मान के चलो एच होगा, तो रेडियस तो आर प्लस एच होना चाहिए। पर अर्थ के सामने लेट्स सपोज कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए है या किसी के पास है, और तुम हमको 1 रुपये देंगे। तो अगर तुम हमको 1 रुपये दोगे तो हम लोग ये थोड़ी कहेंगे कि मेरे पास 5 करोड़ 1 रुपये है।
जनरली हम सीधा कहते हैं मेरे पास 5 करोड़ रुपए है। इसी वजह से हम लोग इस छोटा का जो रेडियस है वो नहीं लेते हैं, सीधा अर्थ का ही रेडियस लेते हैं। क्या? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। एंड आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज ऑन दिस फॉर्मूला वी कैन गेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रख दो, g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 Newton, let me erase this, Newton meter square kg minus 2, and then mass of earth, that is equals to 6 into 10⁻24 kg, and divided by whole square of radius of earth, that is equals to 6.4 into 10⁻6 meter whole square. Okay, so after calculate करने के बाद हम लोग को आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो कैलकुलेट करने के बाद हमको वैल्यू आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ का वैल्यू है। समझ गए? तो ऐसे ही निकाला जाता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब पढ़ते हैं वेरिएशन। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है कि जैसा हम बताए थे, ये चेंज करते रहता है। तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब कब चेंज करेगा, कैसे कैसे चेंज करेगा, सो लेट्स स्टडी दैट। सो अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन इन स्मॉल जी। वेरिएशन इन स्मॉल जी, ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब कब वेरी करता है? तो हम लोग को एज वी नो दैट द अर्थ इज़ नॉट अ कंप्लीट सर्कल। एज वी नो दैट अर्थ जो है वो कंप्लीट सर्कल नहीं है। ओके, सो ये कुछ इस टाइप का है और ये रहा इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर। एंड ये रहा पोल। दिस इज poles of earth and this is equator of earth. ओके, और ये जो रेडियस है ये इक्वेटर का और ये है रेडियस ऑफ पोल। सो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज नियरली 10.5 किलोमीटर ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ पोल। सो रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है वो बेसिकली बड़ा होता है किसके? डिस्टेंस विद द पोल या रेडियस ऑफ पोल। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद रेडियस। ओके, सो इफ द ग्रेविटेशन मतलब इफ द रेडियस विल इंक्रीज, रेडियस बड़ा होगा तो जी क्या होगा? सो रेडियस अगर क्या होगा? बड़ा होगा। अगर रेडियस हम इक्वेटर का लेंगे तो जब रेडियस अगर इक्वेटर का लिया जाएगा तब ग्रेविटेशन जो होगा वो कम होगा, और जब रेडियस पोल का लिया जाएगा तब ग्रेविटेशन विल बी मैक्सिमम। देन ग्रेविटेशन विल बी मैक्सिमम। इसीलिए द वैल्यू ऑफ जी मतलब ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज मैक्सिमम ऑन द पोल एंड मिनिमम ऑन द इक्वेटर। पर ना ही हम पोल का लेते हैं ना ही हम इक्वेटर का लेते हैं। बेसिकली हम लोग इस पोर्शन में बेसिकली एक जनरलाइज किए हुए हैं अबाउट 45 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर, और यहाँ पे बेसिकली जो जी का वैल्यू आता है वही हम क्या आता है? वही 9.8। अब ये स्टडी अबाउट फ्री फॉल। अब क्या पढ़ेंगे हम? फ्री फॉल के बारे में। तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और यही बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन। होल ग्रेविटेशन का क्या है? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल क्या है? कोई ऑब्जेक्ट ये रहा, इसको ऐसे छोड़ देना, यही फ्री फॉल है क्या? नहीं, फ्री फॉल ये नहीं है। सो बेसिकली फ्री फॉल इट इज़ अ सिचुएशन in which body only experience
ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये एक सिचुएशन है जब बॉडी बस ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी बोलो तुम, क्या, एक्सपीरियंस in which body only experience gravity। ओके, बॉडी क्या करता है, बस ग्रेविटी ही लिया जाता है। और सो इसका मतलब क्या हुआ, एक बॉडी है, ये रहा अर्थ, एक बॉडी है यहाँ से, सो बस ग्रेविटी को ही लिया जाएगा, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही कंसंट्रेशन आएगा, यही क्या आएगा, कंसंट्रेशन में यही बस फोर्स रहेगा। तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री फॉल। उसी सिचुएशन में क्या कहते हैं, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में हम लोग कुछ एजम्पशन लेते हैं, क्या लेते हैं, कुछ एजम्पशन। सो व्हाट आर द एजम्पशन आर, assumption of free fall, पहला assumption क्या है, g, small g means acceleration due to gravity is taken constant, is taken क्योंकि ये g में वेरिएशन आ जाता है हाइट पे। जैसे जैसे बॉडी हाइट पे जाएगा, एल्टीट्यूड पे जाएगा और हायर एल्टीट्यूड पे, तब उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज़ करता है। इसीलिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि जी जो है ये कांस्टेंट है। ओके, हम दूसरा क्या एजम्पशन करते हैं, दूसरा एजम्पशन करते हैं नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस इज टेकन, नो एयर रेजिस्टेंस इज टेकन, नो एयर रेजिस्टेंस इज टेकन, मतलब एयर का जो रेजिस्टेंस है वो नहीं लिया जाएगा। एक अगर आपसे कोई एनसीईआरटी में शायद एक क्वेश्चन है कि अगर एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए, एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और फिर 10 किलो का ये मार्कर और एक पतला सा फेदर, दोनों को अगर गिराया जाए तो कौन सबसे पहले नीचे आएगा। तो इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है और जी हम लोग क्या पढ़े हैं कि स्मॉल जी कट जाता था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट एज 9.8 मीटर पर सेकेंड डिस्पाइट ऑन द मास बेसिकली हर एक मास पे, चाहे फेदर हो या 10 किलो का मार्कर ही क्यों ना हो, हर एक मास पे जी सेम लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लगेगा। सो ये दोनों सेम टाइम पे गिरेगा। पर मीनवाइल अगर हम एयर रेजिस्टेंस लगा दें, एयर रेजिस्टेंस क्या करें हम लगा दें, देन द मार्कर विल बी गो जल्दी, तो मार्कर जल्दी क्या हो जाएगा, चल जाएगा। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि एक हम पेपर लेते हैं, क्या लेते हैं, पेपर, एक फ्लैट पेपर, और एक पेपर को हम मोड़ देते हैं और फिर दोनों को ड्रॉप करते हैं, और इस बार एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तब कौन से पहले नीचे पहुंचेगा, सिंपल है, दोनों एक साथ पहुंचेगा। पर अगर हम एयर रेजिस्टेंस को लेते हैं तो पेपर फ्लैट है, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, इसीलिए वो देरी से पहुंचेगा, और ये जो क्रम्बल्ड था एयर पेपर वो जल्दी पहुंच जाएगा। ओके, सो इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में, फ्री फॉल में हम एयर रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, मतलब अगर भारी से भारी सामान और हल्का से हल्का सामान भी एक ही साथ नीचे आएगा अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइन कन्वेंशन, बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ जी। तो जी मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस डायरेक्शन उस पर डिपेंड करता है, मींस डायरेक्शन पे वो डिपेंड करता है। इसीलिए जनरली हम अप साइड, ऊपर वाले को क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं कन्वेंशनली, और नीचे वाले को क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हैं। ऊपर वाले को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और नीचे वाले को नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कोई भी बॉडी पे नीचे लगता है, कभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर लगता है क्या, नहीं, नीचे लगता है। इसलिए हम लोग ग्रेविटी को माइनस जी क्या करेंगे, माइनस, ये माइनस
बस डायरेक्शन को बता रहा है। माइनस क्या कर रहा है, बस डायरेक्शन को बता रहा है कि जी नीचे की ओर लग रहा है। वहीं प्लस जी होगा तो डायरेक्शन, ये प्लस जी मतलब बता रहा है कि ग्रेविटेशन मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर लग रहा है। वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। और हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर वाले को माइनस भी ले सकते हैं और नीचे वाले को प्लस भी ले सकते हैं अपने मुताबिक। पर जनरली नीचे वाले को क्या लेते हैं हम लोग, माइनस, और ऊपर वाले को प्लस लेते हैं। तो ये था डिस्क्लेमर फ्री फॉल का। अब फ्री फॉल का जनरली दो केस बनता है। क्या बनता है, दो केस बनता है। कौन कौन सा केस, केस नंबर 1 ऑफ फ्री फॉल एंड केस नंबर 2। हम लोग हर एक केस के बारे में पढ़ेंगे। जनरली इस लेवल पे दो केस बनता है। पहला क्या, ये ज़मीन है, एक बॉल है, एक क्या है, बॉल है, उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, एक बॉल है, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कभी 0 हो सकता है। सोचो, मीन्स ये मार्कर है, ये क्या है, मार्कर, और इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी हम प्रोवाइड करेंगे तभी ना ऐसे उड़ेगा। इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तभी ना उड़ेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी इसको हम 0 रखें तब कभी भी ऊपर आ सकता है नहीं। इसीलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी कभी भी नॉन जीरो, मतलब कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, सो इस केस में इसका इनिशियल वेलोसिटी कैन नेवर बी 0। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो होगा कोई, एंड देन ये बॉल ऊपर उठेगा एंड देन फिर ऐसे करके आ जाएगा। और ये याद रखना, मोशन अंडर ग्रेविटी ये 1 डायमेंशनल मोशन है, ये 2nd डायमेंशनल, ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, ये बस 1 डायमेंशनल मोशन है। हम इसको थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं। कैसे आएगा पता है, ऊपर जाएगा और फिर यहीं आ जाएगा, ऊपर जाएगा और फिर यहीं आ जाएगा। हम बस दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, पर आ रहा है ये यही। ओके, सो एक हो गया ऐसा मोशन, क्या हो गया, एक ऐसा, और एक हो गया केस ड्रॉप। किसका, ड्रॉप का केस। बेसिकली कुछ हाइट पे हो तुम, क्या हो, ये है धरती, कुछ हाइट पे हैं हम, और इस मार्कर को कर दिए ड्रॉप। क्या कर दिए, मार्कर को ड्रॉप। तो अब ऑब्जर्व करो कि जब हम ड्रॉप करेंगे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ये 0 होगा ड्रॉप के केस में। ड्रॉप के केस में कभी भी इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है ऐसे करके फेंक रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं, पर ड्रॉप कर रहे हैं उसको हम, ड्रॉप। तो ड्रॉप के केस में जनरली नहीं लिया जाता है इनिशियल वेलोसिटी 0। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0, एंड देन ऐसे ऐसे आके ये बेसिकली। ओके, और यहाँ पे देखो, और एक और चीज़ ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे जो u होगा वो जनरली बेसिकली -u = 0, एंड यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा -v होगा। ये यहाँ पे -v होगा क्योंकि माइनस डायरेक्शन दिखा रहा है और ये ड्रॉप के केस में नीचे आ रहा है। वहीं ये पॉजिटिव होगा, एंड देन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, एंड फिर इधर से आएगा तो -v। डायरेक्शन का क्या रखना, ध्यान रखना। सो पहले अब हम पढ़ लेते हैं केस 1 के बारे में डिटेल में। तो केस 1 के बारे में क्या क्या आता है, बेसिकली तुमसे 4 चीज़ पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, 4 चीज़। बताओ इनिशियल वेलोसिटी u और v इक्वल होते हैं। ये जनरली जिस इनिशियल वेलोसिटी से हम फेंकते हैं उसी फाइनल वेलोसिटी से वो आता है। देखो, इनिशियल वेलोसिटी से जिससे फेंकें उसी से वो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये पहला केस हो गया। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकते हैं, क्या कि बताओ अगर इसको हम इतना इनिशियल वेलोसिटी से क्या किए, फेंकें, इसको हम मान लो 10 इनिशियल वेलोसिटी से फेंके हैं तो कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, या फिर कितना टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब इसको नीचे आने में कितना देर लगेगा। ओके, तो क्या इसमें पूछ सकता है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, और कुछ प्रूफ हैं कि u = v या कुछ ऐसे प्रूफ, वो प्रूफ हो सकता है। ओके, देन सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर केस 1। सो केस 1 क्या है, पहला केस 1 है हमारा कि एक बॉडी को कुछ u वेलोसिटी से फेंका गया है और फिर ये ऐसे जाके
and then it's come back to the ground. ओके ये v। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है हमसे कि प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट u इज इक्वल्स टू v। जैसे कि हम लोग को पता है कि जितने वेलोसिटी से इसको फेंका जाएगा उतनी ही वेलोसिटी से ये आएगा, जितने वेलोसिटी से इसको फेंका जाएगा उतनी ही वेलोसिटी से वापस आएगा। इस इंस्टेंट पे अगर यहाँ पे मान के चलो इसको फेंके यहाँ पे, ओके इसको फेंके हम ऐसे, तो यहाँ पे जितना वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से क्या आएगा, ये वापस आएगा। क्यों? अब एक पूछा जाएगा क्यों वापस, ऐसा नहीं होता है। अगर ऊपर फेंकते हैं तो ज़्यादा समय लगता है, मतलब कि ऊपर में धीरे जाता है, फिर नीचे आते वक्त ज़्यादा स्पीड से आता है, तो u इज इक्वल्स टू v नहीं होगा। ऐसा तो क्वेश्चन आ सकता है, पर एजम्पशन क्या था हमारा एजम्पशन था कि एयर रेजिस्टेंस नहीं लेना है हमको। तो एयर रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण u इज इक्वल्स टू v होता है। कैसे होता है? सो जनरली इक्वेशन लगा दो। कौन सा इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन क्या था? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ओके सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया। एंड एक्सेलरेशन क्या है हमारा? माइनस g है, सो माइनस 2gs। ओके ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर। गुड। एंड अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, बताओ s क्या है? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं है क्या? हाँ डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है और जहाँ फेंक के वहीं पे वे वापस आ गया। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gs, और ये रहा ज़ीरो, इसी के कारण ये पूरा क्या हो गया, कट गया। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू रूट अंडर u स्क्वायर और फिर रूट अंडर u स्क्वायर, एंड देयरफॉर v इज इक्वल्स टू u। ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया? हेंस प्रूव। ओके सो ये प्रूव हो गया कि v इज इक्वल्स टू u। ये क्या हो गया? v इज इक्वल्स टू u पहला। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट, h मैक्स कैसे निकालेंगे? h मैक्स कैसे निकालेंगे? तो अब हम लोग निकालेंगे h मैक्स। यही केस वन का क्या है? मैक्सिमम हाइट। हम लोग क्या निकालेंगे? मैक्सिमम हाइट। मतलब अगर ये मार्कर को कुछ u वेलोसिटी से हम फेंकते हैं तब ऐसे ऐसे करके कुछ यहाँ तक मान के चलो इतना ही हाइट कवर के, यही क्या हो जाएगा इसका? मैक्सिमम हाइट। क्या करेंगे? यही क्या होगा इसका? मैक्सिमम हाइट। ओके सो ये कितना मैक्सिमम हाइट है हम लोग कैसे निकालेंगे? सो लेट्स सपोज कि ये एक बॉल है, कुछ u वेलोसिटी से ये गया ऊपर, एंड यहाँ पे इसका मैक्सिमम हाइट ये यहाँ तक पहुँचा। कहाँ तक पहुँचा? यहाँ पे, जहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? ज़ीरो। तब जितना ये डिस्प्लेसमेंट किया, तब ये जितना क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया, वही इसके h मैक्स मैक्सिमम हाइट के बराबर हो जाएगा। ऐसा ही हम सिनेरियो ले रहे हैं। और हम लोग ये याद रखना, और एक और डिफरेंस जो कि कन्फ्यूज़न की तरह आ जाएगा, कि जब u वेलोसिटी से ऊपर जाएगा एंड देन अगर वो ऐसे कुछ आएगा तब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। बट वी आर टेकिंग ओनली अप टू दैट, इतना ही तक हम ले रहे हैं, तब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h मैक्स। ओके तो जल्दी अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। s के बदले h लिखते हैं हम, और एक्सेलरेशन के बदले माइनस g लिखते हैं, g माइनस ओके माइनस v स्क्वायर हम लोग को पता है ज़ीरो का होल स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, मैक्सिमम हाइट पे वो रुक जाएगा, इसका मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है। ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ओके ये 2gh इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, माइनस हटाने के लिए इधर ले आए इसको, एंड फ्रॉम हेयर वी गॉट दैट h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 2g। तो यही आ जाएगा फॉर्मूला, h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 2g। लेट्स सपोज कि ये क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया? क्वेश्चन दे दिया कि इसी बॉल का मान के चलो कि फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल नहीं, इनिशियल। इस बॉल को कुछ 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया, h मैक्स बताओ। तो सीधा लिख देना है, ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो सीधा लिख देना है क्या?
एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g, ये सब इसका क्या है, डेरिवेशन है। तो यू स्क्वायर है 20 का होल स्क्वायर, एंड देन 2g मतलब क्या हुआ, g हम लोग 10 ले रहे हैं अभी, 10 हो जाएगा 40/10, 20 मतलब 2 मीटर पे जाके रुकेगा। कि हम यूनिट नहीं लिए हैं, यूनिट ले लेना, 2 मीटर ही आएगा। ओके, एंड अब हम लोग सेकेंड चीज़ क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर ये ऑब्जेक्ट को हम लोग यू वेलोसिटी से फेंके हैं, तब यहाँ पे ये आएगा जहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, एंड देन फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, मतलब वही पोजीशन पे। तो यहाँ तक जहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी 0 है, वहाँ तक जितना टाइम लगाया उसको कहते हैं हम लोग टाइम ऑफ एसेंट। एंड फिर यहाँ से जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, और फिर जब डाउनवर्ड मोशन आएगा तो हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। तो एक क्वेश्चन क्या आता है कि प्रूफ टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो सिंपली हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं, हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सिंपली प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखो, लेट्स सी कि हम लोग को पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पता है ये। और यहाँ पे एक्सेलरेशन के बदले हम माइनस जी लिख देते हैं, माइनस जी टी, क्लियर। एंड हम लोग को पता है फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, एंड जी टी इज इक्वल्स टू यू, ओके। एंड टी टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू यू बाई जी, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू यू बाई जी। हम लोग को पता चल गया टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू यू बाई जी। अब आते हैं हम लोग T1 टाइम ऑफ एसेंट लिख लो, टाइम ऑफ एसेंट हम लोग को पता चल गया क्या, u बाई जी, ओके। एंड अब हम लोग आते हैं सेकेंड पे। तो यहाँ पे भी हम लोग यही यूज़ करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, ये रहा टाइम ऑफ डिसेंट, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। तो अब देखो, अब ऑब्जर्व करो, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगा, यहाँ पे क्या नहीं होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगा। अब ये जो है यहाँ पे बिफोर डाउनवर्ड मोशन के वक्त ये हो जाएगा इसका इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो जाएगा क्या, इसका फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो v इज इक्वल्स टू 0 माइनस जी टी, टाइम ऑफ डिसेंट, ओके, क्लियर। यहाँ पे लिख देना फॉर डाउनवर्ड मोशन, ओके, क्लियर यहाँ तक। एंड और एक चीज़ और ऑब्जर्व करना कि v, यहाँ पे तो हम ग्रेविटी का हम साइन दिए हुए हैं निगेटिव, और v पॉजिटिव हो या निगेटिव होगा, वेलोसिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो v इज़ ऑल्सो नेगेटिव, बिकॉज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ रहा है, वेलोसिटी हो रहा है। सो माइनस माइनस कैंसल, v इज इक्वल्स टू g टाइम ऑफ डिसेंट, एंड यहाँ से हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट भी निकाल लेंगे v बाई जी। और हम लोग ये पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि इन दिस सिनेरियो, सिंस हम लोग ये पहले ही प्रूव कर चुके हैं u इज इक्वल्स टू v, देयरफॉर टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल्स टू u बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल्स टू u बाई जी, और टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू u बाई जी, दोनों सेम हो गया, मतलब प्रूफ ये हो गया, हेंस प्रूफ टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। यहाँ तक समझ गए। एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका, हाँ, और ये भी निकल गया कि अगर आपको कहा जाए कि कुछ u वेलोसिटी से फेंका है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि कुछ u वेलोसिटी से फेंका है, क्या है, ये बॉल को कुछ u वेलोसिटी से फेंका है। लेट सपोज दैट u वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो अब बताओ, और ये कुछ मैक्सिमम h मैक्स यहाँ तक जा पाया, यहाँ पे जा पाया, तो अब ये बताओ कि इसको h मैक्स अटेन करने में कितना टाइम ऑफ एसेंट लगा होगा, सिंपली यहाँ पे लगा दो, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू u बाई जी, हम लोग को पता है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू u बाई जी। अब u हम लोग को पता है u कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड g भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो
1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये भी कटा, सो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। मतलब उसको मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कितना समय लगा, 1 समय लगा, मतलब 1 सेकेंड का समय लगा। और उसी तरह टाइम ऑफ डिसेंट पे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह, अब किस पे आते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब आते हैं हम लोग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सिंपली टोटल टाइम क्या हुआ, मतलब जितना देर टाइम ऑफ एसेंट लगा और टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को जोड़ देंगे तो वही क्या होगा, टोटल टाइम। और टाइम ऑफ एसेंट हम लोग निकाल चुके हैं, u बाई जी प्लस u बाई जी, ओके। और इस दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा हमारा यू स्क्वायर बाई जी, नहीं ऐड कर लेते हैं, g कॉमन ले लो एंड u प्लस u 2u बाई जी। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, 2u बाई जी। कितना हुआ, 2u बाई जी। हेंस यहाँ तक ये समझ गए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम 2u बाई जी। तो अब एक जल्दी सा क्वेश्चन बन सकता है, मान के चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 40 ले लेते हैं, 40 मीटर पर सेकेंड। अब बताना है हम लोग को कि अब बताओ तुम कि इसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको 80 मीटर 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकें तो ये कितना देर में ज़मीन पे आ जाएगा। देन सिंपली टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 2u बाई जी, u इज इक्वल्स टू आवर 40 एंड g इज इक्वल्स टू 10, हो जाएगा 80 बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 8 सेकेंड। इसको 8 सेकेंड लगेगा पूरा ज़मीन पे आने के लिए। तो ये हो गया हमारा केस 1। सिंपली एक बार फिर से समराइज कर देते हैं, हमें अगर मैक्सिमम हाइट निकालना हो तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे u स्क्वायर बाई जी, एंड अगर हम लोग को सिंपली निकालना हो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देन हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे 2u बाई जी, और अगर टाइम ऑफ एसेंट निकालना हो तो u बाई जी, और टाइम ऑफ डिसेंट निकालना हो तो u बाई जी। तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड केस में, ड्रॉप के केस में। किस में आते हैं, ड्रॉप के केस में। आ रहा है हमारा केस 2। कौन सा केस, केस नंबर 2। केस 2 क्या है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट या ड्रॉप का केस। मतलब ये अभी रेस्ट में है, इसको हम छोड़ दिए हैं, तो ये क्या हो गया, केस नंबर 2। और इसको कहते हैं ड्रॉप। क्या कहते हैं, ड्रॉप। सो ड्रॉप के केस में u हो जाएगा हमारा 0 एंड माइनस g लग रहा है, ये बंदा यहाँ आ जाएगा फिर बॉल, और फिर इवेंचुअली ये धरती पे होगा कुछ v वेलोसिटी से, ओके। ये धरती, ये बॉल टकराने से पहले कुछ v वेलोसिटी से होगा, टकराने के बाद ये 0 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है। तो बेसिकली ये इस ड्रॉप के केस में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें तो मैक्सिमम हाइट नहीं पूछा जाएगा, तो इसमें दो चीज़ पूछा जाएगा। पहला कि फाइनल वेलोसिटी, क्या पूछा जाएगा, फाइनल वेलोसिटी पूछा जाएगा। एंड सेकेंड चीज़ पूछा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। अब जल्दी दोनों को डिराइव कर लेते हैं और उसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जल्दी और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे मिला देते हैं। सो मैक्सिमम हाइट नहीं, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर दो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। और हम लोग को पता है v इधर वेक्टर है तो माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, मतलब 0 का होल स्क्वायर प्लस -2। और ये भी एक और चीज़ देखो, 2 माइनस g हुआ, और s डिस्प्लेसमेंट अभी नीचे होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी माइनस एस या माइनस एच बोलो, माइनस एच ये होगा, ओके। एंड देन ये तो पॉजिटिव हो जाएगा v स्क्वायर एंड इज, और माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। एंड फाइनल वेलोसिटी अगर हमको निकालना है, देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट अंडर
2gh, यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, यही क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू √2gh। अब आते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट पे। किस पे आते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? 2√2gh हो गया। अब आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर दूँ। क्या था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सिंपल है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जिसमें से एक्सेलरेशन माइनस जी एंड और ये भी अभी माइनस हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में है। ओके, और हम लोग पता है v इज इक्वल्स टू, यहाँ से पता चला हम लोग को v इज इक्वल्स टू -√2gh इज इक्वल्स टू u। ज़ीरो है तो इसको लिखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, -gt, g से g कैंसिल, मतलब g से g नहीं हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल। और फिर हम लोग को पता चला t इज इक्वल्स टू √2gh बाई जी, √2gh बाई जी। और इसको बहुत ही फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इसका फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा √2h बाई जी, √2h बाई जी। यही हो जाएगा कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स इसी पे करते हैं, फॉर्मूला देखना कितना जल्दी होगा। सो अब ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। और क्या सिनेरियो दिया हुआ है? एक बॉल 20 मीटर के हाई टावर से छोड़ दिया गया है, तब उसका फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सिंपल है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2gh। सो √2 और g क्या है? g हमारा क्या है? हाँ, g तो 10 होता है ना, एंड h हमारा 20 है। तो सिंपली यूनिट दे देना भाई, क्योंकि यूनिट के बिना गलती हो जाएगा। 20 एंड 400 हो गया, एंड √400 इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा इसका फाइनल वेलोसिटी। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी योर √2h बाई जी, that is equals to √2 into 20 by 10, √40 by 10, that is equals to √4, that is equals to 2 seconds। 2 seconds ये क्या हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसा। ओके, अगर हमको ऐसे नहीं निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालना है, वो भी निकाल सकते हैं। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, हम लोग को पता है टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 सेकेंड, माइनस v इज इक्वल्स टू -g इंटू टी है 2 सेकेंड का, माइनस का v इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो यही हो गया। ओके, सो यही था हमारा फ्री फॉल। तो ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट द एंड। थैंक यू।